Hello everybody, I am Deepika from LearnoHub, a free learning platform where you can study physics, chemistry, maths, biology absolutely for free only at learnohub.com. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है मेंशन द एडवांटेजेस ऑफ सिलेक्टिंग पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट बाय मेंडल। तो जो हमारे मेंडल थे उन्होंने पी प्लांट को क्यों चूज किया होगा, तो हमें उसकी एडवांटेजेस बतानी है बेसिकली, राइट। तो उन्होंने क्यों चूज किया था पी प्लांट को। अब क्योंकि हम आ चुके हैं क्लास 12 में, तो क्लास 12 में आपको बहुत सारे साइंटिफिक नेम्स पता होते हैं और पता होने भी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उस पी प्लांट के साइंटिफिक नेम की जो बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है जेनेटिक्स में, जिसे मेंडल ने बहुत ज़्यादा स्टडी किया था। तो व्हाट इज द साइंटिफिक नेम? सो इट इज पाइसम सैटिवम, राइट। सो P will be capital and S will be small, and when typed it should be in italics। और जब हम इसको लिखेंगे तो हम इसको रनिंग में लिखेंगे और फिर उसके बाद इसको अंडरलाइन करेंगे, राइट। ये तो बेसिक हमने क्लास 11 में पढ़ा था, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने इसलिए लिया था पी प्लांट क्योंकि उसमें विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स थे, मतलब कि ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो विजिबली हमें दिखाई दे रहे थे। उसके लिए हमें कोई बहुत हाई फाई एक्सपेरिमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं थी। हमें विजिबली दिखाई दे रहा था कि अच्छा पॉड का कलर क्या है, पॉड की शेप क्या है, पॉड का जो सीड्स हैं वो राउंड हैं या वो रिंकल्ड हैं, या प्लांट की हाइट क्या है। तो ये जो थे ये थे विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सो दिस वॉज द वेरी फर्स्ट एडवांटेज ऑफ सिलेक्टिंग पी प्लांट फॉर ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स बाय मेंडल। सेकेंड था इसका जो लाइफ स्पैन है ना वो शॉर्ट होता है। पी का जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट होता है। शॉर्ट होता है मतलब कि अब ऐसा है कि अगर हम ह्यूमंस पे स्टडी करने लगे, ठीक है, अगर हमें स्टडी करनी है तो हमें ऑब्वियसली 2-3 जनरेशन्स चाहिए, राइट। लेकिन उतना टाइम तो किसी के पास भी नहीं होगा, ठीक है। अब वहीं पर अगर हम पी प्लांट की बात करें तो जो इसका लाइफ स्पैन है ना वो शॉर्ट है, तो वो एक के बाद एक जनरेशन आती जाएगी और एक साइंटिस्ट उसके ऊपर स्टडी करता रहेगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करता रहेगा। तो इसलिए सेकेंड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है द शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ पी प्लांट, राइट। उसके बाद है इट प्रोड्यूसेस सीड्स, अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। सीड्स प्रोड्यूस कर रहा है, हमें अब नेक्स्ट जनरेशन लाने में हेल्प करेगा, राइट। उसके बाद है जो इसके फ्लावर्स हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब उसमें मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है, उसमें स्टेमन्स भी होते हैं और उसमें पिस्टिल भी होता है। तो एक तो वो सेल्फ पॉलिनेट कर लेता है, ठीक है, आप खुद ही पॉलिनेट हो जाता है, और जिसकी वजह से फटाफट से एक के बाद एक जनरेशन आती रहती है। और एक और चीज़ हम इसमें लिख सकते हैं कि इसकी जो क्रॉस पॉलिनेशन है ना वो भी इजी है। सो वी कैन राइट इजी टू क्रॉस पॉलिनेट, राइट। और जो लास्ट है दैट इज इजी टू कल्टीवेट, ठीक है, बहुत इजी है इसकी कल्टीवेशन, एक के बाद एक जनरेशन लाना, एक फसल काटी दूसरी फिर से बो दी, राइट। तो बहुत ही सिंपल है, राइट। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ डिफरेंसेस बताने हैं। तो सबसे पहले है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग डोमिनेंस एंड रिसेसिव। तो डोमिनेंस और रिसेसिव के बीच में क्या फ़र्क है? तो सबसे पहली बात है, अगर हम डोमिनेंट की बात करें तो हम किसी ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं जो किसी और के ऊपर भारी पड़ रहा है, राइट। तो इसमें अगर हम जेनेटिक्स में आते हैं तो डोमिनेंस क्या होता है? तो बेसिकली हमारे पास 2 तरह के एलील्स होते हैं, एक होते हैं डोमिनेंट, एक होते हैं रिसेसिव एलील्स, राइट। तो डोमिनेंट एलील्स वो होते हैं जो अपना कैरेक्टरिस्टिक, जो अपना खुद को एक्सप्रेस करते हैं। कहीं पर भी अगर एक डोमिनेंट अलील है और एक रिसेसिव अलील है तो जो डोमिनेंट अलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और वहीं पर जो रिसेसिव अलील है वो हिडन हो जाएगा, वो मास्क हो जाएगा, ठीक है। सो अलील्स हुज कैरेक्टरिस्टिक्स आर एक्सप्रेस्ड ओवर द अदर अलील, ठीक है।
दूसरी बात है रिसेसिव। रिसेसिव कौन होते हैं, अभी डिस्कस किया, वो अलील्स जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ डोमिनेंट अलील। ठीक है, अगर वहां पर एक डोमिनेंट अलील है तो ये जो रिसेसिव अलील्स हैं ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर वहीं पर दो रिसेसिव अलील्स हैं तो वो खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा। ठीक है, अब जो हमारे डोमिनेंट अलील्स होते हैं उनको हम हमेशा एक्सप्रेस करते हैं कैपिटल लेटर्स में। ठीक है, जैसे कि हमने पी प्लांट में पढ़ा ही है, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि कैपिटल टी इज फॉर टॉलनेस, अलील फॉर व्हाट, टॉलनेस। तो दिस व्हेन वी आर राइटिंग कैपिटल टी, इसका मतलब ये वाला जो अलील है ना ये डोमिनेंट अलील है। वहीं पर अगर अब हम रिसेसिव के पास आते हैं तो रिसेसिव अलील्स वो अलील्स होते हैं जिनको हम स्मॉल में लिखते हैं, जैसे स्मॉल टी इट शोज ड्वार्फ। ठीक है, ड्वार्फनेस, राइट, एंड दिस इज एन अलील फॉर टॉलनेस। ये टॉलनेस का अलील है, ये ड्वार्फनेस का अलील है, राइट, सिंपल। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो रिसेसिव अलील्स भी खुद को एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब सिर्फ रिसेसिव अलील्स ही प्रेजेंट हो, जब वहां पर कोई डोमिनेंट अलील प्रेजेंट ना हो। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। चलिए बात करते हैं बी पार्ट की, हिट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस। तो हमें हिट्रोजाइगस और होमोजाइगस के बीच में डिफरेंस बताना है, तो बहुत ही सिंपल है, वर्ड से ही समझ लेते हैं। जहां पर आता है वर्ड हिट्रो, उसका मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, डिफरेंट। वहीं पर आता है वर्ड होमो, होमो मीन्स सेम, राइट। तो जब हम एक ट्रेट की बात कर रहे हैं और उस ट्रेट के अलग अलग अलील्स हैं, ठीक है, सो द डिफरेंट अलील्स ऑफ अ ट्रेट, मतलब वहां पर डोमिनेंट अलील भी है, वहां पर रिसेसिव अलील भी है, तो वो हो जाएगा हमारा हिट्रोजाइगस ट्रेट, हिट्रोजाइगस अलील्स, सॉरी नॉट ट्रेट। ठीक है, वो हो जाएंगे हिट्रोजाइगस अलील्स। वहीं पर अगर हम बात करेंगे होमोजाइगस अलील्स की, तो होमोजाइगस अलील्स वो होंगे जहां पर जो दोनों अलील्स होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे, या तो दोनों डोमिनेंट होंगे या फिर दोनों रिसेसिव अलील्स होंगे। सो ओनली वन टाइप ऑफ अलील फॉर अ ट्रेट, एक ट्रेट के लिए एक ही तरह के अलील्स, से फॉर एग्जाम्पल या तो टी ही होगा, या तो स्मॉल टी ही होगा, या कैपिटल टी या स्मॉल टी, इन दोनों में से एक ही होगा। वहीं पर अगर हम हिट्रोजाइगस की बात कर रहे हैं तो वहां पर एक ट्रेट है टॉलनेस, उसके दो अलग अलग अलील्स प्रेजेंट होंगे, ऐसे। ठीक है, सिंपल है। दूसरी बात, अब अगर हम देखें हिट्रोजाइगस अलील की, अब यहाँ पर दो अलग अलग अलील्स हैं तो कितने गैमेट्स बनेंगे, दो गैमेट्स बनेंगे, टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड। वहीं पर अगर हम बात करें होमोजाइगस की तो सिर्फ एक तरह का गैमेट बनता है। ठीक है, सिंपल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। तो चलिए बात करते हैं सी पार्ट की। सी पार्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड में, बेसिकली मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस में। तो अगर हम वर्ड देखें मोनो, सो मोनो मीन्स व्हाट, वन, और यू कैन से सिंगल। वहीं पर अगर हम डाईहाइब्रिड की बात करें तो डाई मीन्स व्हाट, टू। ठीक है, अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब हम करते हैं तो हम एक ही पेयर लेते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का। ठीक है, मान लो टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस, तो ये हाइट है। ठीक है, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द हाइट ऑफ द प्लांट। ठीक है, हम और कुछ नहीं ले रहे हैं, कोई शेप नहीं, कोई कलर नहीं, कुछ नहीं, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अब हमने ले ली हाइट ऑफ अ प्लांट, तो कैपिटल टी फॉर टॉलनेस एंड स्मॉल टी फॉर ड्वार्फनेस, मतलब एक टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट के बीच में हम क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल। वहीं पर अगर हम बात करें डाई हाइब्रिड क्रॉस की, ठीक है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या हो रहा है, हम दो तरह के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ले रहे हैं। सो वी आर टेकिंग टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, एक क्रॉस हो रहा है पेरेंट्स के बीच में जिसमें दो पेयर हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के। ठीक है, जैसे कि राउंड एंड ग्रीन सीड्स एंड रिंकल्ड एंड येलो सीड्स। ठीक है, तो इस तरह से हम दो पेयर ले रहे हैं। एक पेयर क्या है,
कलर ऑफ द सीड एंड दूसरा पेयर है शेप ऑफ द सीड, राइट? क्लियर है ना? डाई हाइब्रिड में 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और मोनो हाइब्रिड में 1, राइट? अब एग्जाम्पल क्रॉस बिटवीन अ टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट, मतलब बेसिकली हम कौन सा एक ही पेयर ले रहे हैं, तो इसमें वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइट ऑफ द प्लांट, राइट? अब वहां पर यहाँ पर आ रहा है येलो एंड राउंड एंड ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड्स, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उस सीड के कलर की भी बात कर रहे हैं और सीड के शेप की भी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज हेटेरोजाइगस फॉर 4 लोकाई, राइट? सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स कैन बी प्रोड्यूस? तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि लोकस क्या होता है, राइट? लोसाई मतलब कि प्लूरल ऑफ लोकस, ठीक है? लोकस सिंगुलर वर्ड है, तो इसका मतलब होता है एक क्रोमोसोम पे कोई फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, जहां पर जीन्स प्रेजेंट हो, दैट इज लोकस, राइट? अब अगर हम हेट्रोजाइगस की बात करें तो अभी हमने डिफरेंस पढ़ा है हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस में। हेट्रोजाइगस कौन से होते हैं? जिनके पास एक ही जीन के लिए, ठीक है, अलग अलग ट्रेट्स होते हैं, मतलब एक ही ट्रेट के लिए अलग अलग अलील्स होते हैं, ठीक है? जैसे टॉलनेस एंड फॉर ड्वार्फनेस, तो हाइट के लिए क्या है? टॉलनेस है और ड्वार्फनेस है, राइट? 2 तरह के अलील्स हैं। वहीं पर अगर हम बात करें डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की जिनके पास हेट्रोजाइगस अलील्स है 4 लोकाई पे, तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक ये क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है, ठीक है, अब इन दोनों के ऊपर क्या है, मान लो यहाँ पर एक जीन प्रेजेंट है और यहाँ पर भी, अब ये है तो एक ही ट्रेट के लिए, मतलब है ये हाइट के लिए ही, ठीक है, हाइट ऑफ इंडिविजुअल, राइट? ये है तो हाइट के लिए, लेकिन होगा ऐसा कि ये टॉलनेस के लिए होगा और ये ड्वार्फनेस के लिए होगा, मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उसमें भी टॉल, मतलब एक तरफ का अलील भी टॉलनेस के लिए है और दूसरी तरफ का भी टॉलनेस के लिए है, तो फिर वो होमोजाइगस हो गया। हम यहाँ पर बोल रहे हैं हेट्रोजाइगस, ठीक है? तो इसके लिए ना एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, और फॉर्मूला है 2 raised to the power n, तो यहाँ पर जो n है, n का मतलब है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस जीन्स, ठीक है? कितने हेटेरोजाइगस जीन्स हैं? तो हमें क्वेश्चन में बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है कि 4 लोकाई पे हैं, ठीक है? तो हमने क्या करना है, 2 raised to the power 4 कर देना है। ये क्या हो जाएगा, 2 into 2 into 2 into 2, so it will be 16। तो कितने कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट्स बनेंगे? हमारे पास बनेंगे 16 टाइप ऑफ गैमेट्स, तो बेसिकली 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे गैमेट के, अलग अलग कॉम्बिनेशंस, राइट? सिंपल क्वेश्चन, तो ये फॉर्मूला याद रखना है और कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। हो सकता है ये जो आपको इसमें नंबर दिया गया है वो कुछ और दिया गया हो एग्जाम में, ठीक है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस यूजिंग अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस को यूज करके हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन करना है। तो बहुत ही सिंपल है, हमने पढ़ा है कि जो डोमिनेंट ट्रेट्स होते हैं वो खुद को एक्सप्रेस करते हैं और रिसेसिव ट्रेट को वो क्या कर देते हैं, मास्क कर देते हैं। यही हमने डिफरेंस में पढ़ा था। तो ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है ये हमें दिया है मेंडल ने, ठीक है? तो उन्होंने बोला कि कुछ जो कैरेक्टर्स होते हैं बेसिकली उनको कुछ डिस्क्रीट यूनिट्स कंट्रोल करते हैं और उन्हें हम बोलते हैं फैक्टर्स, राइट? अब ये जो फैक्टर्स होते हैं ये पेयर्स में होते हैं, और जो डोमिनेंट अलील्स होते हैं, अगर हम F1 जनरेशन की बात करें तो ये जो डोमिनेंट अलील होता है ना, ये पूरी तरह एक्सप्रेस होता है F1 जनरेशन में, हर प्लांट में होता है, और जो रिसेसिव अलील होता है उसको मास्क कर देता है ये F1 जनरेशन में। जैसे कि अब हम क्या करेंगे, हम एक पेरेंटल प्लांट लेंगे जिसमें होमोजाइगस टॉल है और होमोजाइगस ड्वार्फ है। हमने जब इन दोनों को क्रॉस किया तो यहाँ पर जो हमारे गैमेट्स आए कैपिटल टी और ड्वार्फ में आए स्मॉल टी। अब करो इसका प्यूनिट स्क्वायर, ठीक है? F1 जनरेशन के लिए हमने प्यूनिट स्क्वायर किया। जो टॉल प्लांट है उसमें कैपिटल टी एलील्स एंड ड्वार्फ में स्मॉल टी है। तो अब जब हमने इनको क्रॉस किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी यही आया, राइट? तो इसका मतलब है कि टॉलनेस जो हमारा
कैरेक्टर है ना, जो हमारा टॉलनेस का अलील है ना, उसने कंप्लीटली डोमिनेट कर लिया है रिसेसिव अलील को, राइट। वहीं पर अब हम करेंगे F2 जनरेशन। तो देखते हैं कि अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं तो F2 जनरेशन में क्या हो रहा है। F2 जनरेशन में हम किसको क्रॉस कर रहे हैं, हम कर रहे हैं जो हमारे F1 जनरेशन में प्लांट्स आए हैं ना, उन्हीं को। तो सब के सब टॉल हैं, हेट्रोजाइगस टॉल हैं, राइट। तो अब इसमें भी इसके गैमेट्स निकाल लेते हैं और इसके गैमेट्स निकाल लेते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो कैपिटल टी क्या बन जाएगा, कैपिटल टी मतलब होमोजाइगस टॉल प्लांट भी हमारे पास आएगा। वहीं पर हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट भी आएगा। अब अगर इधर देखें तो फिर से हेट्रोजाइगस टॉल आ गया, और अगर हम लास्ट देखें तो इसमें हमारे पास होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट भी आया है, राइट। तो बस यही आपको बताना है, ये क्रॉस करना है और इसकी मदद से आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन करना है। तो अगर हम F1 जनरेशन देखें तो जो हमारा डोमिनेंट ट्रेट है ना, वो कंप्लीटली ओवरपावर कर रहा है रिसेसिव ट्रेट को, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन एंड डिजाइन अ टेस्ट क्रॉस। तो हमें टेस्ट क्रॉस को पहले डिफाइन करना है, फिर उसको डिजाइन करना है, बहुत ही सिंपल है। तो जब हम इसको डिफाइन करेंगे तभी हमें पता चल जाएगा कि इसको डिजाइन कैसे करना है, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि टेस्ट क्रॉस होता क्या है। सो टेस्ट क्रॉस बेसिकली एक ऐसा क्रॉस होता है जिसमें हम एक F1 इंडिविजुअल लेते हैं जो कि जिसका जो फिनोटाइप है ना वो डोमिनेंट होता है, दैट हैज अ डोमिनेंट फिनोटाइप, और उस इंडिविजुअल को, उस F1 इंडिविजुअल को हम क्रॉस करते हैं होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ। होमोजाइगस रिसेसिव मतलब अगर हम हाइट की बात कर रहे हैं, प्लांट की हाइट की, तो होमोजाइगस रिसेसिव क्या होगा, होमो मीन्स सेम अलील्स, ठीक है, रिसेसिव मतलब ड्वार्फनेस, ठीक है, हाइट की बात करें तो ड्वार्फनेस। तो इसका मतलब है कि स्मॉल टी इस प्लांट के साथ हम इसको क्रॉस करेंगे, और जो हमारा F1 इंडिविजुअल होगा जिसका डोमिनेंट रेट है वो होगा कैपिटल T स्मॉल t। क्योंकि जब हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में एक क्रॉस किया, ठीक है, जिसमें हम लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन कर रहे थे, तो जब हमने एक होमोजाइगस टॉल को होमोजाइगस ड्वार्फ से क्रॉस किया तो हमने देखा कि उसकी F1 जनरेशन में क्या आया, हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट्स। क्या आए, हेट्रोजाइगस टॉल मतलब टॉल है प्लांट्स लेकिन उसमें ड्वार्फनेस का भी कैरेक्टर है, लेकिन टॉलनेस का कैरेक्टर उस ड्वार्फनेस के कैरेक्टर को मास्क कर दे रहा है, ठीक है, सिंपल। तो ये जो हम क्रॉस है ये हम कर क्यों रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं ये बताने के लिए कि इट इज यूज्ड टू डिटरमिन इफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेइंग द डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक इज हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस। मतलब कि जो हमारा इंडिविजुअल है जो डोमिनेंट ट्रेट को एक्सप्रेस कर रहा है, क्या वो होमोजाइगस है या वो हेट्रोजाइगस है, ठीक है। तो करते हैं क्रॉस। तो सबसे पहले हमने F1 जनरेशन निकाली। F1 जनरेशन में जैसे कि हमने लास्ट में क्रॉस किया था तो ये आया था हमारा एक डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है, मतलब F1 जनरेशन में डोमिनेंट फिनोटाइप हमारा ये आया था। इसको हमने होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट के साथ, प्लांट के साथ क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब इसमें ये हो गया कैपिटल T, ये हो गया स्मॉल t, अब यहाँ पर ये हो गया स्मॉल t और ये हो गया स्मॉल t, यही कैरेक्टरिस्टिक्स आए। अब बस हमने इनको क्रॉस कर देना है। तो देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या फिनोटाइप आते हैं। तो हमारे पास बस यही फिनोटाइप आएंगे, ये देखो, राइट, कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल t। तो मतलब आधे जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्या हैं, वो है हेट्रोजाइगस टॉल और बाकी जो है वो है ड्वार्फ, होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट्स, राइट। तो बस यही टेस्ट क्रॉस आपको डिफाइन करना था और फिर इसको डिजाइन करना था। तो हमें क्रॉस किसके बीच में कराना है वो हमें तभी पता चल जाता है जब हम उसको डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है यूजिंग अ प्यूनिट स्क्वायर वर्क आउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ phenotypic features of the first phylyl generation after a cross between a homozygous female and a heterozygous male for a single loci, right, for a single locus, loci is plural, locus is singular, right।
यस, ओके। तो इसका इसका जो एग्जाम्पल है, मतलब इसका जो आंसर है, ये जो हम प्यूनिट स्क्वायर बनाएंगे, ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो हम ऑर्गेनिज्म हैं जिसके हम फीचर्स ले रहे हैं वो हैं गिनी पिग्स, ठीक है। गिनी पिग्स हमें पता है कि इन पे बहुत ज़्यादा टेस्ट हुआ करते थे, ठीक है। तो गिनी पिग्स लेंगे और गिनी पिग्स के हम कोट के कलर के बेसिस पर हम ये प्यूनिट स्क्वायर बनाएंगे। तो हमें यहाँ पर बोला हुआ है होमोजाइगस फीमेल, ठीक है। होमोजाइगस फीमेल मतलब कि जो उस फीमेल के कोट का कलर है, तो बेसिकली हम इसमें कोट कलर ले रहे हैं गिनी पिग्स का, ठीक है। अब फीमेल के जो कोट का कलर है उसकी जो ट्रेट है वो होमोजाइगस है, मतलब जो जीन्स है वो होमोजाइगस है, मतलब कि अगर मान लो स्मॉल है तो स्मॉल है, ठीक है। और वहीं पर जो हमारा मेल है वो हेट्रोजाइगस है, मान लो कैपिटल ए और स्मॉल ए, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर कोट की बात करें, कोट कलर की बात कर रहे हैं कि वो बाहर से क्या उनका कलर है, तो हम लेंगे मेल में, ठीक है, जो हेट्रोजाइगस मेल हैं उसमें हम लेंगे कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। कैपिटल बी इज फॉर ब्लैक एंड इट इज डोमिनेंट, जैसे कि हमको ये कैपिटल बी बता रहा है, राइट। एंड स्मॉल बी इज वाइट एंड इट इज रिसेसिव, राइट, सिंपल। वहीं पर जब हम फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में हम लेंगे स्मॉल बी, क्योंकि हमें बोला हुआ है कि जो फीमेल है वो होमोजाइगस है, वो हेट्रोजाइगस नहीं है, ठीक है। मतलब कि जो फीमेल है उसका कोट का कलर वाइट है और जो मेल है उसके कोट का कलर है ब्लैक, राइट, ओके। अब अगर हम इसके बाद देखें, अब हमें बनाना है एक प्यूनिट स्क्वायर, बहुत ही सिंपल। तो प्यूनिट स्क्वायर में अब हम क्या लेंगे, हमारे पेरेंट्स ले लेंगे। तो पेरेंट है कैपिटल बी स्मॉल बी और इसको क्रॉस करेंगे स्मॉल बी मेल और फीमेल, हेट्रोजाइगस को होमोजाइगस से, राइट। अब इसमें जो हमारे अलील्स आएंगे वो ये आएंगे, ठीक है। जो गैमेट्स आएंगे बेसिकली वो ये आएंगे, राइट। गैमेट्स आगे, अब हम इसको करेंगे क्रॉस। तो अब हम देखते हैं कि अब हम इसे क्रॉस कैसे करेंगे। हम एक प्यूनिट स्क्वायर बना लेंगे, ठीक है। ये हमने एक स्क्वायर बनाया, इसको हमने कर दिया डिवाइड, ठीक है, ये हमने कर दिया डिवाइड। अब यहाँ पर इसके गैमेट्स लिख लिए मेल के, यहाँ पर हमने फीमेल के गैमेट्स लिख लिए। अब हम इनको क्रॉस कर देंगे, राइट। बहुत ही सिंपल है ये क्रॉस, तो बहुत सिंपल है, राइट। ये पीरियड स्क्वायर तो हम जब से चैप्टर शुरू किया है ना तब से हम पढ़ते ही आ रहे हैं। तो अब अगर हम इसमें देखें तो कैपिटल बी किसके लिए था, ब्लैक कलर और डोमिनेंट था, स्मॉल बी वाइट और रिसेसिव था। तो अगर अब हम इस स्क्वायर में F1 जनरेशन अगर हम देखें, जब हमें फर्स्ट फिनाइल जनरेशन बोला है तो ये बेसिकली हमें बोल रहे हैं F1 जनरेशन निकालने को। तो F1 जनरेशन तो कितनी सिंपल है, हमने तो निकाल दी। अब अगर हम इसमें देखें तो ब्लैक जो है वो आएंगे दो, ठीक है। दो जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं वो होंगे ब्लैक कलर के, दो ऑफस्प्रिंग होंगे हमारे, ब्लैक कलर का कोट होगा उनका, और दो ऑफस्प्रिंग का होगा कौन सा कलर, वाइट कलर, सिंपल, राइट। स्मॉल बी मतलब वाइट और कैपिटल बी स्मॉल बी मतलब ब्लैक, राइट, बहुत ही सिंपल। तो ये हमने प्यूनिट स्क्वायर से गिनी पिग्स का एग्जाम्पल लेके हमने ये प्यूनिट स्क्वायर बना दिया, बहुत ही सिंपल था, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हेन अ क्रॉस इज मेड बिटवीन अ टॉल प्लांट विद येलो सीड्स, ठीक है, इसका जीनोटाइप हमें दे रखा है, देन अ टॉल प्लांट विद ग्रीन सीड्स, व्हाट proportion of phenotype in the offsprings could be expected to be टॉल एंड ग्रीन एंड डॉफ एंड ग्रीन। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें क्रॉस करना है। अब अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, दो पेयर ले रहे हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का। एक है हाइट, ठीक है, जहां पर हम हाइट की बात कर रहे हैं, टॉलनेस और डॉफनेस, और दूसरा हम बात कर रहे हैं सीड के कलर की, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका मतलब है यहाँ पर कौन सा क्रॉस है, यहाँ पर है डाई हाइब्रिड क्रॉस, सिंपल, बहुत ही सिंपल, राइट। अब हमें ना इसमें किसके बीच में क्रॉस करना है वो देकर रखा है, राइट। तो हमने क्या करना है, इनके बीच में क्रॉस करना है और हमने, हमारे पास आ जाएंगे फिनोटाइप्स, और हमने उन फिनोटाइप्स में हमने ये देखना है कि कितने एक्सपेक्टेड है टॉल एंड ग्रीन और कितने एक्सपेक्टेड हैं डॉर्फ एंड ग्रीन,
ठीक है, तो चलिए क्रॉस करना शुरू करते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट जो हमारा पेरेंट है वो है कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और दूसरा है कैपिटल टी स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। तो इन दोनों के बीच में क्रॉस करना है। तो ये हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है। अब हमने गैमेट्स निकाल लेने हैं इनके, बहुत ही सिंपल है। अगर हम इसको देखें तो इसमें से आएगा कैपिटल टी स्मॉल वाई, दूसरा आएगा कैपिटल टी कैपिटल वाई एंड कैपिटल टी स्मॉल वाई, ठीक है। और तीसरा आएगा टी, फिर से कैपिटल वाई, और फोर्थ आएगा स्मॉल टी स्मॉल वाई। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आएगा कैपिटल टी स्मॉल वाई, फिर कैपिटल टी स्मॉल वाई, स्मॉल टी स्मॉल वाई एंड स्मॉल टी स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये हो गए हमारे गैमेट्स जो हमें दोनों पेरेंट्स से मिल रहे हैं। अब हम इसी के बीच में क्या करेंगे, हम इसमें क्रॉस करेंगे। हम इसमें क्रॉस करके देखेंगे कि कितना कौन कौन से कैरेक्टर्स, मतलब कौन कौन से फिनोटाइप्स बेसिकली हमें मिल रहे हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, अगर हम अपने सेकंड पेरेंट को देखें तो सेकंड पेरेंट में ना सिर्फ 2 तरह के गैमेट्स हमें मिले हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं वो हम यहाँ लिख देंगे, राइट। हम उसको रेपिटेशन में नहीं लिखेंगे। कैपिटल टी और स्मॉल वाई और स्मॉल टी स्मॉल वाई, यही 2 तरह के गैमेट्स मिले हैं। वहीं पर अब हम देखते हैं अपने फर्स्ट पेरेंट को। तो फर्स्ट पेरेंट में आएगा कैपिटल टी कैपिटल वाई, कैपिटल टी स्मॉल वाई, फिर से लिख देते हैं कैपिटल टी स्मॉल वाई और स्मॉल टी स्मॉल वाई। अब हम इनमें क्रॉस कर देते हैं तो देखिए क्या आएगा। अगर अब हम इन दोनों को क्रॉस करते हैं तो कैपिटल टी कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। यहाँ पर देखें तो कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पर देखें तो कैपिटल टी स्मॉल वाई कैपिटल टी स्मॉल वाई, राइट। कैपिटल टी स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पर कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राइट। अब यहाँ पर आएगा कैपिटल टी स्मॉल वाई, राइट। फिर स्मॉल टी स्मॉल वाई, एवरीथिंग स्मॉल। अब ये तो हमने निकाल लिया कि हमारे जो ऑफस्प्रिंग आ सकते हैं, आएंगे, मतलब उनके एक्सपेक्टेड फिनोटाइप्स क्या है वो यही है, राइट। तो जो टॉलनेस है, कैपिटल टी जो है वो टॉलनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो मतलब स्मॉल वाई रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। वहीं पर टॉल प्लांट को अगेन कैपिटल टी और ग्रीन को स्मॉल वाई, ठीक है। येलो मतलब कैपिटल वाई और ग्रीन मतलब स्मॉल वाई, राइट, यही है। अब हम देखते हैं, हमें पूछा है कि कितने टॉल होंगे और वो ग्रीन भी होंगे। तो टॉल और ग्रीन मतलब एक तो कैपिटल टी होना चाहिए उसमें, और दूसरा उसमें अगर हम ग्रीन की बात करें तो हमारे पास स्मॉल वाई होना चाहिए। तो देखो इसमें भी कैपिटल टी है लेकिन इसमें कैपिटल वाई भी है, तो मतलब ये क्या है, ये टॉल है लेकिन ये येलो है, जस्ट लाइक द फर्स्ट पेरेंट, राइट। ये भी वैसा ही है। अब अगर हम इसको देखें तो इसमें है कैपिटल टी मतलब एक तो टॉलनेस है और दूसरे दोनों स्मॉल वाई हैं, मतलब ग्रीन कलर, ठीक है। तो ये आ गया एक, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट टॉल एंड ग्रीन। सेकंड देखें तो ऐसे ही हमें और मिल जाएंगे, जैसे कि ये है, ये हिट्रोजाइगस है, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी मतलब जो कैपिटल टी है जो डोमिनेंट है वो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है तो टॉल होगा, और दोनों स्मॉल वाई हैं तो मतलब जो सीड का कलर होगा वो ग्रीन होगा। तो दिस इज द सेकेंड वन, राइट। अब एक और ऐसा ढूंढे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, नहीं, कैपिटल टी स्मॉल, यस, ये देखो ये दोनों सेम है, ठीक है। कैपिटल टी मतलब कि वो टॉलनेस को, और स्मॉल वाई मतलब ग्रीन कलर ऑफ द सीड, राइट। तो इसका मतलब है, अब इसको भी देखें हम, कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो नहीं, टॉल है और येलो होगा। ये क्या होगा, ये होगा ड्वार्फ होगा, और साथ में ये क्या होगा, ये ग्रीन होगा, राइट। तो अब अगर हम टॉल और ग्रीन को देखें ना, तो टॉल और ग्रीन हमारे पास सिर्फ 3 आ रहे हैं, तो इनकी रेशियो एक्सपेक्टेड है 3 आउट ऑफ ऑल द प्लांट्स। जो 3 इंडिविजुअल्स आएंगे वो हमारे होंगे टॉल एंड ग्रीन,
मतलब हाइट, टॉल एंड ग्रीन कलर ऑफ द सीड। वहीं पर अब हम डॉर्फ एंड ग्रीन, तो डॉर्फ अगर हम देखें तो सिर्फ एक ही जगह पर डॉर्फनेस का कैरेक्टर आ रहा है, क्योंकि वहीं पर स्मॉल टी है और वहीं पर है स्मॉल वाई ग्रीन, तो ठीक है। एंड दिस इज एक्सपेक्टेड टू बी ओनली इन वन ऑफस्प्रिंग, राइट। तो आंसर होगा 3 विल बी टॉल एंड ग्रीन एंड 1 विल बी डॉर्फ एंड ग्रीन। तो ये जो हम अपना एक हम डाई हाइब्रिड क्रॉस जब हमने अपनी बुक्स में भी पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें हमने यही वाला क्रॉस किया था। तो बस उसी क्रॉस में से हमें कोई 2 चीजें उठा के दे दी गई हैं कि अब आप निकालो कि कौन से टॉल और ग्रीन होंगे, कितने टॉल एंड ग्रीन होंगे और कितने डॉर्फ एंड ग्रीन होंगे, बस सिंपल, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। और जब भी ये क्रॉस वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इफ यू सॉल्व देम, इफ यू मेक अ क्रॉस ना, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से आपको आंसर मिलेगा और आपको क्लियर हो जाएंगे अपने सभी कॉन्सेप्ट। तो जितनी बार आप क्रॉस वाले क्वेश्चंस घर में प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको क्लैरिटी आएगी इन क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 heterozygous parents are crossed. If the 2 loci are linked, what would be the distribution of phenotypic features in F1 generation for a dihybrid cross? तो मान लो कि 2 जीन्स हैं जो आपस में लिंक हैं, उनको हम बोलेंगे लिंक्ड जीन्स। मतलब कि एक क्रोमोसोम में, अगर ये हमारा एक क्रोमोसोम है और यहाँ पर 2 जीन्स हैं जिनका आपस में एक फिजिकल एसोसिएशन है, फिजिकली वो एक दूसरे से लिंक्ड है एक ही क्रोमोसोम में, तो वो होते हैं लिंक जीन्स। और ऐसे जीन्स क्या शो करते हैं? लिंकेज। तो हमने 2 तरह की लिंकेज पढ़ी है, राइट, डिस्कस करेंगे अभी। ओके, अब ऐसे जो जीन्स होते हैं ना, वो एक ही तरह का इनहेरिटेंस पैटर्न शो करते हैं और जब वो नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं तो भी वो एक साथ ही जाते हैं, क्योंकि वो क्या है, वो आपस में लिंक्ड है, राइट, वो उनका लिंकेज है आपस में। ओके, तो अब हमने पढ़े हैं 2 तरह के लिंकेज, एक होते हैं कंप्लीट और एक होती है इनकम्प्लीट। कंप्लीट लिंकेज मतलब कि जो दोनों जीन्स है ना वो एज सच नेक्स्ट जनरेशन में जा रही हैं, मतलब कोई भी वेरिएशन नहीं आ रही है, कुछ नहीं हो रहा है, जैसा हमारा पेरेंटल फिनोटाइप था वैसा ही हमारा ऑफस्प्रिंग का फिनोटाइप है, राइट। और वहीं पर अगर हम बात करें इनकम्प्लीट लिंकेज की, तो इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होता है कि अब कुछ केसेस में क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर होती है, राइट, हमने क्रॉसिंग ओवर पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ओके। और क्रॉसिंग ओवर की वजह से हो जाती है रिकॉम्बिनेशन, राइट। तो इस केस में क्या होता है कि जो कुछ नए फीचर्स निकल के बाहर आते हैं, राइट। तो मैक्सिमम जो फीचर्स होते हैं, मैक्सिमम जो फिनोटाइप होता है ना, वो बिल्कुल पेरेंटल होता है और बहुत ही थोड़े से होते हैं जो नए फीचर्स निकल कर आते हैं। सो दैट इज इनकम्प्लीट लिंकेज। सो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्रीफली मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ टी.एच. मॉर्गन इन जेनेटिक्स। तो टी.एच. मॉर्गन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है जेनेटिक्स में? तो इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है, तो हम पॉइंट वाइज इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है, इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी, राइट, कि क्रोमोसोम के ऊपर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, वो भी इन्होंने ही बताया था। पोजिशनिंग ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स वाज डिस्कवर्ड बाय मॉर्गन, राइट। उसके बाद ही कैरिड आउट मेनी डायहाइब्रिड क्रॉसेस ऑन ड्रोसोफिला। तो एक तरह से इनका जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल था वो था ड्रोसोफिला, जिनसे लेकर इन्होंने सेक्स लिंक्ड डिजीजेस के बारे में पता किया था, ठीक है। सो ही कैरिड आउट मेनी एक्सपेरिमेंट्स ऑन ड्रोसोफिला और सेक्स लिंक्ड डिजीजेस के बारे में इन्होंने पता लगाया था। देन कमिंग ऑन टू द डिस्कवर्ड द फिनोमिना ऑफ लिंकेज, ठीक है, जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा है, कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज। तो ये जो लिंकेज का फिनोमिना है ये भी मॉर्गन ने ही दिया था, टू डिफाइन द एसोसिएशन ऑफ फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन एंड रिकॉम्बिनेशन। और कैसे उससे कुछ पेरेंटल कॉम्बिनेशंस आते हैं, वो तो पेरेंटल तो ठीक है, वो लिंक्ड जीन्स है तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस कैसे आ रहे हैं वो
भी मॉर्गन ने ही बताया था, एक्सप्लेन किया था, राइट। उसके बाद ही कैरिड आउट मेनी स्टडीज ऑन म्यूटेशंस। तो जो म्यूटेशंस होती हैं वो कैसे होती हैं ये भी मॉर्गन ने ही बताया था। तो अगर आपको इनका कंट्रीब्यूशन मेंशन करने के लिए आए तो आपको जस्ट इन्हीं पॉइंट्स को इलैबोरेट करना है, दैट्स इट। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी है तो आप उसको एक्सप्लेन करोगे, उसको आप एक्सप्लेन नहीं करोगे, ठीक है। आप सिर्फ पॉइंट वाइज इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस बताओगे जेनेटिक्स में, राइट। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस, सजेस्ट हाउ सच एन एनालिसिस कैन बी यूजफुल। तो पेडिग्री एनालिसिस होती क्या है और कैसे ये हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है। तो देखते हैं पेडिग्री एनालिसिस क्या होती है। पेडिग्री एनालिसिस बेसिकली एक टेक्निक है जिससे कि हम एक इनहेरिटेंस पैटर्न को स्टडी कर सकते हैं कि कैसे अगर ओवर द जनरेशन हम देखते जाएं तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कौन सी चीजें आ रही हैं, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं और कौन से खत्म हो जा रहे हैं, राइट। और कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पिछली काफी जनरेशंस से चले आ रहे हैं, राइट। ओके, तो सजेस्ट हाउ सच एन एनालिसिस कैन बी यूजफुल। तो ये हमारे लिए यूजफुल कैसे हो सकता है। सबसे पहली चीज है ये हमारे लिए यूजफुल हो सकता है टू डिटरमिन द पॉसिबिलिटी ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर की। अगर हमने एक इनहेरिटेंस पैटर्न स्टडी किया, ठीक है, पहले ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनसे ग्रैंड पेरेंट्स में कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आए, ठीक है। अगर कोई डिजीज है तो कौन सी डिजीज आई, किस में आई, किस में नहीं आई, फिर उससे नेक्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, फिर अब प्रेजेंट जनरेशन में क्या है। तो ये हम स्टडी कर सकते हैं इस इनहेरिटेंस पैटर्न से, राइट। तो हमें पता चल जाएगा कि कैसे वो पर्टिकुलर जेनेटिक्स जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो रही है। क्या कोई एक ऐसी डिजीज है जो फादर से डॉटर में आ रही है, या मदर से डॉटर में आ रही है, या फादर से सन में आ रही है, या मदर से सन में आ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम स्टडी कर सकते हैं। दूसरी चीज, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द इनहेरिटेंस पैटर्न। वही बात है कि कैसे वो फ्लो हो रहे हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, वो जो फ्लो है वो हम स्टडी कर सकते हैं। देन रिसेसिव एंड डोमिनेंट ट्रेट्स, हम देख सकते हैं कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हर बार डोमिनेट कर रहे हैं, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हर बार एक्सप्रेस हो रहे हैं, कौन से हैं जो कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर हम ले लें कि ब्राउन हेयर एंड ब्लैक हेयर, तो हो सकता है कि पूरी फैमिली के ब्राउन हेयर हों, कभी किसी एक बच्चे के ही सिर्फ ब्लैक हेयर हो, ठीक है। देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, इट इज हेल्पफुल इन द रिसर्च इन मेडिकल साइंस। तो मेडिकल साइंस में रिसर्च करने में ये जो पेडिग्री एनालिसिस है ये बहुत हेल्पफुल है, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है हाउ इज सेक्स डिटरमिन्ड इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होती है। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में होते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, ये हमने पढ़ा है। अब इसमें से जो 22 पेयर्स होते हैं वो होते हैं ऑटोजोम्स, राइट। अब जो एक पेयर हमारा बचता है वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, ये हमने पढ़ा है, हमें पता भी है। अब इसके बाद ये जो पेयर होता है, अगर हम बात करें मेल्स की और फीमेल्स की, राइट, तो मेल्स में ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये होते हैं एक्स और वाई, वहीं पर फीमेल्स में देखें तो ये होते हैं एक्स एक्स, ठीक है। तो मतलब कि ये हेट्रोगेमेटिक हुए और ये होमोगेमेटिक हुए, ठीक है। गैमीट्स सेम है फीमेल्स में और गैमीट्स डिफरेंट हैं मेल्स में, राइट। सिंपल है, ये हमने क्लास 10 में भी पढ़ा है। अब इसके बाद जब गैमेटोजेनेसिस होती है तो अगर हम एक स्पर्म की बात करें तो एक स्पर्म जो है वो या तो एक्स क्रोमोसोम को कैरी करेगा या तो वो वाई क्रोमोसोम को कैरी करेगा, राइट। तो मान लो कि ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ऐसे ही कुछ होते हैं, राइट, ऐसे ही कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं, ये एक्स कैरी कर रहा है और ये वाई क्रोमोसोम कैरी कर रहा है। अब कौन सा क्रोमोसोम है जो जाके एग को फर्टिलाइज करता है, वो बताता है कि जो बेबी होगा, ठीक है, उसका सेक्स क्या होगा, क्या वो मेल होगा या वो फीमेल होगा, राइट। तो थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसके बारे में।
अब जब स्पर्मेटोजेनेसिस हुई तो दो तरह के गैमीट्स बने, ठीक है। 50% जो थे उन स्पर्म्स में क्या था, एक्स क्रोमोसोम था, ठीक है, वो एक्स क्रोमोसोम कैरिंग स्पर्म्स थे, और जो 50% बाकी जो 50% थे वो थे वाई क्रोमोसोम कैरिंग स्पर्म्स थे, राइट। अब इसका मतलब ये हुआ कि मतलब अब देखो फीमेल्स में क्या हुआ, फीमेल्स में तो सिर्फ एक ही तरह का है, फीमेल्स में क्या है, सिर्फ एक्स क्रोमोसोम वाले ओवम है, राइट। इसमें ये क्योंकि ये होमोगेमेटिक है। अब क्या होगा जब फर्टिलाइजेशन होगी, अब वो ये डिपेंड करता है कि यहां से एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज कर रहा है फीमेल के एग को, या फिर वाई क्रोमोसोम फर्टिलाइज कर रहा है। यही इसी पर डिपेंड होगा कि जो चाइल्ड है, ठीक है, उसका सेक्स क्या होगा, क्या वो मेल होगा या वो फीमेल होगा, राइट। तो जो पॉसिबिलिटी है ना मेल या फीमेल होने की, वो 50% है, राइट। तो आप देख ही रहे हैं, अगर एक्स एक्स को जाके फर्टिलाइज करता है तो फीमेल होगी, राइट। अगर वाई जाके एक्स को फर्टिलाइज कर देता है तो मेल होगा, राइट। बहुत ही सिंपल है। सो दिस इज हाउ सेक्स इज डिटरमिन्ड इन ह्यूमन बीइंग्स, राइट। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, अगर ऐसा होता है तो फीमेल होगी, है ना, और ये मेल, राइट। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ चाइल्ड हैज ब्लड ग्रुप O इफ अ फादर हैज ब्लड ग्रुप A, मदर हैज ब्लड ग्रुप B, वर्क आउट द जीनोटाइप्स ऑफ द पेरेंट्स एंड द पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ अदर ऑफस्प्रिंग। तो हमें मदर का ब्लड ग्रुप दिया हुआ है, फादर का दिया है, एक बच्चे का दिया है, तो हमें ये बताना है कि उनके जीनोटाइप्स क्या क्या होंगे, राइट। और दूसरा हमें बताना है कि इस चाइल्ड के सिवा उनके पास हो सकता है और बच्चे हों, तो उनके जीनोटाइप्स क्या हो सकते हैं, राइट। तो पहले स्टार्ट करते हैं ह्यूमन ब्लड ग्रुप से। अगर हम ह्यूमन के ब्लड ग्रुप्स की बात करें, राइट, तो कौन कौन से होते हैं, ए होगा, बी होगा, या फिर ए बी होगा, या ओ होगा, यही चार तरह के होते हैं। इनको कोड करते हैं जीन आई, राइट। और जब कैपिटल आई होता है तो ये होता है, क्या होता है, जो अभी तक हम जेनेटिक्स में पढ़ते ही आए हैं, ये होता है डोमिनेंट, और दूसरा होता है स्मॉल आई, और स्मॉल आई होता है रिसेसिव, राइट। अब क्या है कि अगर किसी एक इंडिविजुअल का मान लो ए ब्लड ग्रुप है, तो उसके पॉसिबल जीनोटाइप्स क्या होंगे, उसके होंगे कैपिटल आई ए, कैपिटल आई ए, या तो ये होगा, दूसरा होगा कैपिटल आई ए और स्मॉल आई, राइट, या तो ये होगा। अगर किसी का ब्लड ग्रुप है बी, तो उसके जो पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं वो क्या होंगे, आई बी, या फिर आई बी एंड स्मॉल आई, क्योंकि स्मॉल आई रिसेसिव है तो वो उसका एक्सप्रेशन मास्क हो जाएगा, और जो ब्लड ग्रुप निकल के आएगा वो होगा बी, राइट। अब हम बात करते हैं ए बी में क्या होगा, ए बी में होगा आई ए एंड आई बी, ये जीनोटाइप होगा। हमने कोडोमिनेंस पढ़ा था, ठीक है, दोनों एलील्स आप एक खुद को इक्वली एक्सप्रेस करेंगे अगर वो एक साथ प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर अगर आई ए और आई बी एक साथ होते हैं तो वो एक दूसरे के होते हुए भी खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं, और जो ब्लड ग्रुप निकल के आता है दैट इज ए बी, राइट। वहीं पर अब आप सोचो कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसका क्या जीनोटाइप हुआ, उसको जीनोटाइप होगा स्मॉल आई रिसेसिव वाला, राइट। तो ये हमें क्लियर हो गया। अब हम बनाते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है उनके पॉसिबल जीनोटाइप्स, राइट। तो देखो सबसे पहले है फादर, ठीक है, फादर का लिखेंगे और किसका लिखेंगे, मदर का लिखेंगे, राइट। तो अगर हम फादर की बात करें तो इनका ब्लड ग्रुप हमें बोला है ए है, मदर का हमें बोला है बी है। अब फादर का क्या है, आई ए ये हो सकता है, या फिर हो सकता है आई ए और स्मॉल आई, राइट। वहीं पर अगर हम मदर की बात करें तो आई बी या फिर आई बी एंड स्मॉल आई, यही हो सकता है, राइट।
अब हमें बोला गया है कि जो बच्चा है, ठीक है, जो चाइल्ड है उसका ब्लड ग्रुप है ओ। तो अगर आपको क्या लगता है कि अगर यहाँ से एक ये आएगा और एक ये आएगा तो क्या ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है? तो आप इसको स्टडी करो, नहीं हो सकता, राइट। तो बेसिकली ये जो दोनों फर्स्ट हमारे अजम्पशंस हैं वो गलत है। जो पेरेंट्स हैं उनके जीनोटाइप्स हैं ये, फादर का और मदर का। तो मतलब फादर से जो अलील्स आएंगे वो एक ये होगा और दूसरा होगा ये, राइट। वहीं जो मदर के आएंगे वो एक ये होगा और एक होगा ये, राइट। अब देखो, अब पॉसिबल जीनोटाइप्स निकालने हैं हमने ऑफस्प्रिंग्स के। अब ऑफस्प्रिंग के केस में क्या होगा, या तो यहां से ये आएगा और यहां से अगर ये आया तो क्या क्या जीनोटाइप बना, आई ए आई बी। तो मतलब ब्लड ग्रुप क्या होगा, अब तो हम बता ही सकते हैं ब्लड ग्रुप, राइट। तो ब्लड ग्रुप होगा ए बी, राइट। अब अगर मान लो यहां से ये आया और यहां से ये आया तो क्या हो जाएगा, आई ए और आई, राइट। तो ये रिसेसिव है तो आई ए खुद को एक्सप्रेस करेगा, यही पढ़ा है ना हमने। तो जब ये एक्सप्रेस करेगा तो बच्चे का ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद अब थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि फादर से जो है वो रिसेसिव वाला अलील आया है ब्लड ग्रुप का। तो मतलब वहां से आया है स्मॉल आई और मदर से आया है ये वाला, राइट। तो आई और कैपिटल आई बी, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, कैपिटल बी, राइट। अब जो हमारी लास्ट पॉसिबिलिटी बचती है, अब मैं यहाँ लाइंस नहीं लगाऊंगी नहीं तो ये बहुत हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारी लास्ट पॉसिबिलिटी बचती है वो ये है कि यहाँ से भी रिसेसिव आए और यहाँ से भी रिसेसिव आए। तो मतलब लास्ट पॉसिबिलिटी में हमारे पास आया स्मॉल आई, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ, राइट। तो सिंपल था, है ना। हमने ये पढ़ लिया कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स होते हैं, कौन से जीन्स उनको कोड कर रहे हैं, कौन रिसेसिव अलील है, कौन डोमिनेंट अलील है, और किन ब्लड ग्रुप्स में हमारे क्या क्या जीनोटाइप्स आ सकते हैं, राइट। अब हमने बोला था कि एक बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है, तो क्या ये पॉसिबल है, यस ये पॉसिबल है, राइट। सो दिस इज पॉसिबल। और जो बाकी बच्चे हैं उनका जीनोटाइप क्या होगा, उनका जीनोटाइप आई ए आई बी हो सकता है, या आई ए एंड देन स्मॉल आई रिसेसिव वाला हो सकता है, देन कैपिटल आई बी एंड देन स्मॉल आई रिसेसिव वाला आई भी हो सकता है। तो मतलब कि ये जो कपल है इनके जो बच्चे हैं उनका जो ब्लड ग्रुप है वो कुछ भी हो सकता है, वो ए बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है, राइट। यही हमने पढ़ा। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब कोडोमिनेंस का जो कॉन्सेप्ट है ना वो हमने इसमें रिवाइज किया है एक तरह से, ठीक है। तो कोडोमिनेंस मतलब कि दोनों अलील्स जो हैं वो कुछ भी हो जाए वो खुद को इक्वली एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो आई होप समझ आया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद एग्जांपल्स। तो हमें दो टर्म्स दी गई हैं, कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो हमें बताना है कि ये दोनों क्या होती है और एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहली बात है कोडोमिनेंस। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, हम ब्लड ग्रुप पर पढ़ रहे थे, राइट। तो ब्लड ग्रुप में हमने देखा था कि हमारे पास दो तरह के अलील्स हैं, राइट। और जब वो दोनों अलील्स हैं, ठीक है, मतलब आई ए है आई बी है, जब ये दोनों एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट है तो इनका ब्लड ग्रुप ए बी हो जा रहा है। मतलब कि दोनों एक दूसरे को इक्वली एक्सप्रेस कर रहे हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि कोई एक मास्क हो जा रहा है या ये एक दूसरे को एक्सप्रेस करने से रोक रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो द टू अलील्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन ही हुई कि एक आई ए है एक आई बी है और ये दोनों आपस में एक दूसरे को सप्रेस नहीं कर रहे हैं और ये दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं, राइट। तो वैसे ही वन पर्सन मे हैव एनी टू ऑफ दीज थ्री अलील्स। एक इंसान में इन तीनों में से कोई भी अलील हो सकते हैं। तो आई ए और आई बी जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं और ये दोनों खुद को एक्सप्रेस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, राइट। वहीं पर अगर हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करें तो इसमें क्या होता है ना कि नाइदर ऑफ द टू अलील्स इज बीइंग डोमिनेंट और रिसेसिव। मतलब अगर हमारे पास मान लो एक अलील है ए और दूसरा है ए, तो ना तो ये डोमिनेंट है ना तो ये रिसेसिव है,
ठीक है, मतलब हम इसको कैपिटल बी लिख देते हैं, ज्यादा क्लियर रहेगा, क्योंकि वो हमारी जो कैपिटल ए स्मॉल ए है वो है कि एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, तो हमने लिख दिया कि एक अलील ए है और एक हमारा बी है। तो इसके केस में ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ए डोमिनेट करेगा या बी डोमिनेट करेगा, नहीं, इसके केस में एक मिक्सचर आएगा इन कैरेक्टरिस्टिक्स का, ठीक है। सो नाइदर ऑफ द टू अलील्स बीइंग डोमिनेंट, सो इट्स एक्सप्रेशन इज इंटरमीडिएट बिटवीन द एक्सप्रेशन ऑफ टू अलील्स, ठीक है। तो अब जो दोनों अलील का एक्सप्रेशन है, मान लो कि एक फादर है, फादर का जो आई कलर है वो है कहीं पर ग्रीन है, ठीक है, और मदर का है ब्राउन है। अब हो सकता है कि ये दोनों आ गए हैं, ठीक है, अब हो सकता है कि ये दोनों यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो रही है, मतलब ना ब्लू कलर आ रहा है बच्चे में, ना तो ब्राउन कलर आ रहा है बच्चे में, अलग ही आईज का कलर आ रहा है और दैट इज ब्लू, राइट। तो यहाँ पर क्या हुई है कि किसी ने भी किसी को एक्सप्रेस नहीं किया है, दोनों ने एक मिक्सचर बना के एक्सप्रेस हुए हैं वो, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है मिराबिलिस जाल्पा, इसमें पिंक फ्लावर्स होते हैं। वो पिंक फ्लावर्स किसकी वजह से होते हैं, वो बेसिकली एक हाइब्रिड होता है जो रेड और वाइट फ्लावर्स की वजह से आता है, मतलब एक पेरेंट प्लांट है, एक का रेड कलर है फ्लावर्स का, एक का वाइट कलर है फ्लावर्स का, और जब प्रोजेनी आई है, जब ऑफस्प्रिंग्स आए हैं, उनमें मिक्सचर आया है, तो रेड ना वाइट, बट जो कलर आया है वो है पिंक, ठीक है। सो दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब एक भी अलील जो है या एक भी अलील जो है वो अपने आप को डोमिनेट नहीं कर पाया है या वो किसी और को सप्रेस नहीं कर पाया है, दोनों ने अपना एक मिक्सचर बना के दिखाया है हमें, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ पॉइंट म्यूटेशन, गिव एन एग्जांपल। तो ये जो पॉइंट म्यूटेशन एक बहुत ही छोटा सा हमारा टॉपिक है, और अगर हम इस क्लास की बात करें तो हमें इसमें डेफिनेशन है और हम एग्जाम्पल्स बता सकते हैं, दैट्स इट, राइट। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं जानने के लिए जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो सबसे पहले है व्हाट इज अ पॉइंट म्यूटेशन, म्यूटेशन दैट अकर्स एज अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। अब हमें पता है हमारे डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं, राइट। अब जब रेप्लिकेशन होती है, रेप्लिकेशन मतलब डुप्लीकेशन हो रही है एक डीएनए के स्ट्रैंड की, उस टाइम क्या होता है कि जो यहाँ पर है वो एग्जैक्टली रेप्लिकेट होता है, जो एक स्ट्रैंड है डीएनए का वो रेप्लिकेट होता है। अब हो सकता है कि कोई मान लो यहाँ पर था साइटोसिन, तो इसको रेप्लिकेट कर जाना चाहिए था, यहाँ पर गुआनिन आना चाहिए था, पर यहाँ नहीं आया, यहाँ आ गया एडेनिन, ठीक है। जब रेप्लिकेशन हुई तो यहाँ आ गया एडेनिन। तो बेसिकली क्या हो गई, बाकी सारा सेम कॉपी हुआ, बस ये जो एक रेप्लिकेशन थी ना वो नहीं हो पाई, ठीक है। तो इसके केस में क्या होगा, एक पॉइंट म्यूटेशन हुई है, मतलब पूरे स्ट्रैंड में सिर्फ एक जगह म्यूटेशन हुई है, दैट इज सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए हैज म्यूटेटेड, ठीक है। तो इसके केस में हमें ऐसा लगता है कि तो क्या हो गया, एक ही तो है, मतलब पूरा डीएनए तो ठीक ही रेप्लिकेट हुआ, एक ही गलत हो गया, बट ये जो एक है ना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स कर सकता है एक इंसान के अंदर। जैसे कि जो सिकल सेल एनीमिया है, मतलब जो हमारे आरबीसीज होते हैं बेसिकली वो राउंड शेप होते हैं, ओवल शेप होते हैं, राइट। लेकिन एक सिंगल बेस पेयर की म्यूटेशन की वजह से यहाँ पर जो सेल्स हैं वो सिकल शेप हो जाते हैं, क्योंकि जब हम इनके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, जैसे मान लो ए, टी और जी है, ठीक है, ये तीन है, ये किसी एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं, ठीक है। अब जब ये रेप्लिकेट हुआ तो हमारे पास ए, सी और जी आ गया मान लो, ठीक है। तो अब ये जो है ये इसके लिए तो इस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए तो कोड नहीं कर पाएंगे, हो सकता है ये बी के लिए कर जाए, हो सकता है कि ये यूजफुल भी हो जाए पॉइंट म्यूटेशन, बट यूजफुल होने से ज़्यादा अगर ये यूजफुल ना हो, अगर ये हार्मफुल हो, तो ये हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि एक पॉइंट म्यूटेशन सिकल सेल एनीमिया कर सकती है। इसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है एक ओवल सेल की वो बहुत ज़्यादा
होती है ओवल आरबीसी की, वहीं पर अगर हम सिकल आरबीसी की बात करें तो इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। तो सोचो अगर हमारे आरबीसीज ऑक्सीजन ही नहीं कैरी कर पा रहे हैं तो हमारे लिए ब्रीदिंग एक बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। Who had proposed the chromosomal theory of inheritance? तो chromosomal theory of inheritance किसने दी थी? तो ये जो थ्योरी थी इस पे दो लोगों ने काम किया था, बोवरी एंड सटन, राइट। और इन्होंने 1902 में ये दिया था और इनका ये जो काम था ये इन्होंने किया था इंडिपेंडेंटली, ठीक है। ये काम एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं, इंडिपेंडेंटली इन दोनों ने ये थ्योरी दी थी और इनको कहीं ना कहीं इन्होंने जो क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन है या उनका साथ में आना है वो उन्होंने बताया था और उसको कहीं ना कहीं इन्होंने जो मेंडल के प्रिंसिपल्स थे उनके साथ लिंक किया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। मेंशन एनी 2 ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर्स विद देयर सिम्टम्स। तो सबसे पहले है डाउन सिंड्रोम। अब ये डाउन सिंड्रोम क्या होता है? इट इज कॉज्ड ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21, ठीक है। मतलब एक बेसिकली क्या होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है और उस एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के आने की वजह से जो एक चाइल्ड है उसका जो फिजिकल फीचर्स है वही पूरी तरह चेंज हो जाते हैं। जैसे कि क्या होगा, शॉर्ट हाइट होगी, राउंड हेड होगा, प्रोट्रूडिंग टंग होगी, स्लैंटिंग आईज होगी, हैंड्स जो होंगे वो ब्रॉड होंगे लेकिन शॉर्ट होंगे, ब्रॉड फोरहेड होगा और अंडर डेवलप्ड जेनाइटल ऑर्गन्स एंड गोनाड्स, राइट। तो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के होने की वजह से हमारी बॉडी में इतनी सारे इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं सेकंड क्या है। चलिए बच्चों बात करते हैं सेकंड ऑटोसोमल डिसऑर्डर की और वो है सिकल सेल एनीमिया। तो इसमें जो आरबीसीज होती है ना, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ब्लड में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दैट इज ऑक्सीजन कैरिंग का काम, ठीक है। तो मतलब आरबीसीज में बेसिकली क्या होता है, आरबीसीज में होता है हीमोग्लोबिन जो कि एक प्रोटीन है और वो ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है। ऑक्सीजन कैरियर होता है ये प्रोटीन। तो इस पर्टिकुलर डिजीज में क्या होता है कि जो शेप होती है ना आरबीसीज की, ये एक्चुअली ओवल शेप होती है, ये शेप चेंज हो जाती है सिकल सेल में, ठीक है। सो दे गेट इलोंगेटेड टू सिकल शेप्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लो ऑक्सीजन टेंशन। तो इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? ऑब्वियसली अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारा जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और अब जैसे कि हम भाग रहे हैं, ठीक है, अब भाग रहे हैं, फटाफट फटाफट भाग रहे हैं, तो उस टाइम हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है ना उसकी वो प्रॉपरली हम ले नहीं पाते हैं, ठीक है, और वो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती, तो कैसे हम हार्म फ्री होते हैं, ठीक है। तो सेम इधर होता है, रैपिड ब्रीदिंग रेट, और जैसे हम रुकते हैं हम फटाफट से फास्टर ब्रीद कर रहे होते हैं ताकि फटाफट से ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाए और हम एकदम रिलैक्स हो जाए, नॉर्मल हो जाए, राइट। दूसरा है ब्रेथलेसनेस, ढंग से सांस नहीं आना, ब्रेथलेसनेस हो जाती है। देन ग्रोथ डिले हो जाती है, प्यूबर्टी डिले हो जाती है, वीकनेस आ जाती है बॉडी में, फीवर आ जाता है और फर्टिलिटी पर भी इसका बहुत इफेक्ट होता है, राइट। तो वही बात है कि एक छोटी सी चीज़ हमारी बॉडी में कितने सारे चेंजेस ला सकती है। तो यहाँ पर जो भी हुआ है वो भी अगेन किसी ऑटोसोम की वजह से हुआ है, कहीं पर छोटी सी म्यूटेशन की वजह से हुआ है, राइट। तो कैसे हमारी बॉडी में हर एक चीज़ एक्यूरेट हो, वो उससे हमारी बॉडी जो है वो नॉर्मल फंक्शन करती है। अगर कहीं भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए तो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग जो है वो बिल्कुल हिल जाती है, राइट। ओके, तो बच्चों हमने सभी के सभी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं फ्रॉम द चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस समझ आए होंगे। कोई भी डाउट है तो एक बार हमारा वन शॉट वीडियोस देख लो और साथ के साथ हमारी क्वेश्चंस की वीडियोस देख लो। तो इसके साथ अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और जैसा कि आप जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।